Good afternoon, class. Students, in this class we discuss the contemporary South Asia. First of all, look at the map and realize where is the all South Asian countries lies, particularly first of all, and then we discuss the contemporary South Asia. First of all the South Asian countries know that कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और कौन कौन सी कंट्रीज़ इस कहाँ कहाँ पर लाई करती हैं। पर्टिकुलरली अगर हम साउथ एशियन रीजन की बात करें तो साउथ एशियन रीजन जो है वो ये वाला रीजन आता है, ये वाला रीजन, ठीक है। मैं ये वाला रीजन जो है ये साउथ एशियन रीजन आता है। अगर हम ये वाले रीजन की बात करेंगे तो ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन आता है। अगर ये वाले रीजन की बात करेंगे तो वो ये सारा का सारा एशिया आता है। अगर हम इस रीजन की बात करेंगे टर्की, ईरान, इराक, इज़राइल, सीरिया, तो ये सारा वेस्टर्न एशियन रीजन आता है। Today's class we discuss only the South Asian region because in the chapter that is the South Asia there are the 7 countries lie in the South Asia जो particularly आपके chapters में हैं। अगर हम देखें, अगर ओवरव्यू देखें कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, अब जब कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था तो ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ थी ना, कुछ कंट्रीज टिल्टेड थी टूवर्ड्स द कैपिटलिस्ट ब्लॉक। जैसे पाकिस्तान की बात करें हम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैप में इन कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए कि नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है और वेस्ट में कौन सी है, ठीक है। इंडिया के कंपेयर में बाकी कंट्रीज़ कौन सी हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने स्मॉलेस्ट कंट्री के बारे में पूछा था साउथ एशियन, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर्स गलत थे, ठीक है। तो ऑल द कंट्रीज़ जो इस चैप्टर्स में हैं जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, दीज कंट्रीज़ जो आपके सिलेबस में हैं। चाइना को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, जबकि चाइना खुद एक कंट्री है साउथ एशिया की, बट चाइना को इस चैप्टर में नहीं डाला गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, लेट अस शिफ्ट, चलो हम आज देखते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे इस रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली। यू नो दैट, वी आल्सो नो दैट ऑल द स्टूडेंट्स, इंडिया जो है वो एक, इंडिया इवन कि साउथ एशियन रीजन एक स्पाइसेस का भंडार हुआ करता था। यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे होते थे। व्हेन द ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज द इंडिया, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट जब इंडिपेंडेंस मिली हमें कॉलोनाइज से, जैसे श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, चाइना आज़ाद हुआ 1949 में, इंडिया को तो सभी को पता है, बांग्लादेश हुआ 1971 में। तो हर एक कंट्रीज़ जो हैं इसने क्या किया, अपनी इंडिपेंडेंस के बाद कॉलोनियल रूल को ख़त्म किया एंड आफ्टर द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल इन्होंने अपनी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, पर्टिकुलरली जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। लुक एट द व्हाट इज़ साउथ एशिया। एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। जब क्रिकेट मैच हम देखते हैं तो एक टेंशन कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। आपकी एनसीईआरटी में ये मेंशन किया गया है, व्हेन वी आर फैमिलियर, हम सभी को पता है जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगा होता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टेंशन का इशू जैसा बन जाता है कि कौन जीतेगा कौन। इन केस दो पर्सन जो इंटरेस्टेड नहीं है क्रिकेट मैच में, बट अगर उनको पता लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो वो कहीं ना कहीं वो भी मैच की तरफ टिल्टेड होते हैं देखने के लिए। इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेशंस हैं वो गुडविल के रिगार्डिंग है, सस्पेंशन है, म्यूचुअल सस्पेंशन है, को एक्सिस्टेंस में, और रेविलरीज के तरीके से भी हैं, एक दुश्मन तरीके से भी हैं हमारे रिलेशन। देयर आर द मैनी एग्रीमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज, दैट इज़ द पाकिस्तान एंड इंडिया, जो सक्सेसफुल हुए हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द जो एग्रीमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो बायलैटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट जो हमने पाकिस्तान के साथ किए वो अनसक्सेसफुल हुए। चाहे वो शिमला एग्रीमेंट हो, चाहे वो ताशकंद एग्रीमेंट हो, चाहे वो गलवान वैली का हो, चाहे वो अस्काई चीन हो, चाहे वो पीओके का एरिया हो, चाहे वो पंजाब वाला रीजन हो। तो देयर आर द मैनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। यहाँ पे देखें, लेट अस बिगिन आस्किंग द एलिमेंट्री, छोटा सा क्वेश्चन पूछ के चलते हैं कि व्हाट इज़ द साउथ एशिया। साउथ एशिया से क्या समझते हैं हम। द एक्सप्रेशन ऑफ साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूडेड द फॉलोइंग कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्रीज़। फर्स्ट वन इज़ द बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। लुक एट द मैप, ऑल दीज कंट्रीज़ नो दैट कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है। मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि क्या मालदीव्स इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नो, बट मालदीव्स इंडिया के साथ शेयर करता है बॉर्डर इन द वाटरवेज लाइक दिस। वी आल्सो नो दैट अभी लास्ट 2 मंथ्स मालदीव्स के बीच में इश्यूज़ हुए थे जब इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया था लक्षद्वीप। तो ये बॉर्डर शेयर करता है बाय द सी रूट, ठीक है। और लैंड बाउंड्रीज़ तो पता ही है सभी को, ये जो लैंड बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, लैंड बाउंड्रीज़ तो सभी को पता ही हैं आपको। ये जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी पता होनी चाहिए।
ठीक है। जो आप एक काम करेंगे, खुद मैप बनाएंगे एंड सभी कंट्रीज़ को देखेंगे कि कौन सी कंट्री नॉर्थ में है, कौन सी कंट्री साउथ में है, कौन सी कंट्री ईस्ट में है और कौन सी कंट्री वेस्ट में है। इससे क्या हो जाएगा, आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको कंट्रीज़ का प्रॉपर वे में पता चलेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे हैं। आफ्टर दैट एक तो नॉलेज भी इंप्रूव होगी और साथ में क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए। और वी ऑल्सो नो दैट कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल की बात करें हम, भूटान की बात करें हम, तो इनकी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो इनस्टेबल देखने को मिली है हमें, जब यहाँ पर मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिली थी। उसके बाद की बात करें हम, अगर उसके बाद की बात करें हम तो हम देखो साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। साउथ एशिया के नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में म्यांमार है, वेस्ट में अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान को साउथ एशिया में किया जाता है यहाँ पर, बट अफ़गानिस्तान जो है अभी रिसेंटली आपने देखा होगा तालिबान की हुकूमत जिस तरीके से इस एरिया में देखने को मिली, तो यहाँ पे मिडिल क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में मिडिल क्राइसिस भी हैं, ठीक है। जब मिडिल क्राइसिस, जब यूएसएसआर ने, रशिया ने इसको कंट्रोल किया, जब ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इन द ईयर ऑफ 2001, तो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं जो लिंकन है उनको पता था कि कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, यहाँ पे लादेन जी जो हैं वो छुपे होंगे। तो इट मीन्स हर एक कंट्री ने क्या करना स्टार्ट किया, एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट किया। ये एक यहाँ पे इस चैप्टर में हम इसको साउथ एशिया में लाई करेंगे, बट ये साउथ एशिया में है नहीं है, ठीक है। जैसे चाइना साउथ एशिया में है, बट आपके चैप्टर में चाइना है नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करें हम, तो एक डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं साउथ एशिया में, क्योंकि ईस्ट को भी हम प्रॉपर वे में नहीं मान सकते और ना ही वेस्ट को हम मान सकते हैं, बिकॉज दोनों के दोनों डिस्प्यूटेड हैं, ठीक है। उसके बाद की बात करें हम तो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ये सारे के सारे क्या हैं, लाई करते हैं। और उसके बाद चाइना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है साउथ एशिया में, बट चाइना इसमें है नहीं है। एक तरीके से इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे कि साउथ एशियन पॉलिटिक्स कैसी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, पाकिस्तान में किस तरीके से हुकूमत को चलाया जाता है, ठीक है। ऑल दीज क्वेश्चन आर राइज इन योर माइंड कि पाकिस्तान को कैसे पढ़ा जाएगा, किस तरीके से पढ़ना है हमें। साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कंटिन्यूज वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। जियोपॉलिटिकल स्पेस में भी साउथ एशिया एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यहाँ पर भी हमें इनके सिचुएशन को देखने को मिलता है। वेरियस कंट्री एशिया में जिनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, इवन कि बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश भी जो ईस्टर्न पाकिस्तान है ये भी पाकिस्तान से ही एब्रोगेट हुआ था, आज़ाद हुआ था। और डिस्पाइट्स देयर आर द मैनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस इन द टाइम ऑफ बिफोर द टाइम ऑफ 1971। एंड आप जानकर हैरान हो जाओगे कि डेमोक्रेसी साउथ एशिया में सेटअप करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज़ को इन कंट्री से गुजरना पड़ा। इट इज़ ऑफकोर्स सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि डेमोक्रेसी इतने आसान तरीके से सेटअप नहीं की गई। श्रीलंका में भी सिविल क्राइसिस हमें देखने को मिले, ठीक है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोनों में सिविलियन और मिलिट्री रूल हमें देखने को मिला। बांग्लादेश रिमेनिंग ए डेमोक्रेटिक पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड इन द ईयर ऑफ 1971, ठीक है। पाकिस्तान ने स्टार्ट किया पोस्ट कोल्ड वॉर एंड सक्सेसिव डेमोक्रेटिक, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेंजामिन भुट्टो एंड जुल्फ अली नवाज शरीफ, ठीक है। बट इट सफर्ड अ मिलिट्री coup in the year of 1919 एंड हैज़ बीन रन टू द मिलिट्री रिजाइम। आज के टाइम पे मिलिट्री का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे, ठीक है। नेपाल नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मिनॉरिटी हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत ख़तरनाक थी उनके लिए। वहाँ पे किंग के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, बट इन्होंने क्या किया, किंग की पावर्स को कम करने के लिए पावर्स को डिवाइड किया और एक डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट किया, रिस्टोरेशन किया इन्होंने। और अंत में हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा ज़रिया है कंट्रीज़ को एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए।
सिमिलरली अगर हम देखें तो देर आर द मैनी चेंजेस जो कंट्रीज़ के बीच में हुई। भूटान में भी हमने देखा, भूटान में भी ट्रांजैक्शन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमें देखने को मिली। मालदीव्स में भी सुल्तान के कंट्रोल थे। 1968 में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रिपब्लिक का और प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। इन द ईयर ऑफ 2005 पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स की पार्लियामेंट ने मल्टी पार्टी सिस्टम को प्रमोट किया और एक पार्टी का फाउंडेशन किया, दैट इज़ द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। डोमिनेशन फॉर द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द आइलैंड एंड डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया, डेमोक्रेसी को मजबूत किया इन द ईयर ऑफ 2005। आफ्टर दैट देयर आर द मैनी पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज आर राइज्ड इन द टेरिटरी ऑफ मालदीव्स एंड टू क्रिटिसाइज द रूलिंग गवर्नमेंट। दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरीज फॉर ऑल द कंट्रीज, दैट इज़ द मालदीव्स, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। कल हम अच्छे तरीके से डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन कंट्रीज़ ने अपना रोल प्ले किया बाकी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, थैंक यू।